नमस्कार। आज मैं आपको धनुर्धर कर्ण और महाबली जरासंध के मल्ल युद्ध की कहानी सुनाऊंगा। यह उस समय की बात है जब दुर्योधन अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार के लिए व्याकुल था। जब कलिंग देश के राजा चित्रांगद ने अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की, तब दुर्योधन अपने परम मित्र कर्ण के साथ वहां पहुंचा। उस राजसभा में शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक और रुक्मी जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा और राजा एकत्रित थे। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। कलिंग की राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर एक एक राजा के सामने से गुजरने लगी। जब वह दुर्योधन के समीप पहुंची तो उसने दुर्योधन की ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई। दुर्योधन, जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता था, इस सार्वजनिक उपेक्षा को सहन न कर सका। क्रोध में आकर दुर्योधन ने राजकुमारी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया। यह देख सभा में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक युद्ध का शंखनाद हुआ। सभी राजाओं ने दुर्योधन को घेर लिया। तब दुर्योधन की रक्षा के लिए कर्ण ढाल बनकर खड़े हो गए। कर्ण ने अकेले ही उन सभी राजाओं की सेनाओं को अपने बाणों की वर्षा से रोक लिया। उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि बड़े बड़े योद्धा उनके सामने टिक न सके। जब अधिकांश राजा हार मानकर पीछे हट गए, तब मगध सम्राट जरासंध आगे बढ़ा। जरासंध, जिसे अपनी शारीरिक शक्ति पर अटूट विश्वास था और जिसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था, कर्ण के धनुष कौशल को देखकर चकित तो हुआ, पर उसका अहंकार अभी भी चरम पर था। उसने गरजते हुए कहा, हे सूतपुत्र, बाणों के पीछे छिपकर युद्ध करना कायरों का काम है। यदि तुम वास्तव में वीर हो और तुम्हें अपनी भुजाओं पर विश्वास है, तो शस्त्र त्यागो और मुझसे मल्ल युद्ध करो। देखते हैं कि तुम्हारे मांस और हड्डियों में कितना दम है। कर्ण की धनुर्विद्या का तो पूरा संसार लोहा मानता था, पर कम ही लोग उनके अद्भुत बाहुबल से परिचित थे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपना धनुष रथ पर रखा और नीचे उतर आए। उन्होंने जरासंध की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, आपकी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। मल्ल युद्ध में आपकी हड्डियों के टूटने की आवाज आज पूरा कलिंग सुनेगा। यही वह क्षण था जब कलिंग की भूमि पर दो ऐसे महाबलियों के बीच युद्ध की तैयारी हुई, जिनमें एक को शिव का वरदान प्राप्त था और दूसरा स्वयं सूर्य का अंश था। पूरा जनसमूह सांसें रोककर इस विनाशकारी द्वंद्व को देखने के लिए रुक गया। कलिंग की रणभूमि के मध्य जब कर्ण और जरासंध एक दूसरे के सामने खड़े हुए, तो वहां उपस्थित राजाओं और योद्धाओं के बीच भारी सन्नाटा छा गया। यह केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि दो अजय शक्तियों का आमना सामना था। मल्ल युद्ध प्रारंभ करने से पहले दोनों योद्धाओं ने अपनी भुजाओं को थोपा। जरासंध, जिसका शरीर किसी विशाल पर्वत के समान भारी और कठोर था, उसने अपनी जांघों पर हाथ मारकर ऐसी गर्जना की जिससे कलिंग का राजमहल गूंज उठा। कर्ण ने भी अपनी मल्ल विद्या का प्रदर्शन करते हुए अपनी भुजाएं फड़काई। दोनों ने एक दूसरे की ग्रीवा अर्थात गर्दन और भुजाओं को पकड़कर अपनी शक्ति का परीक्षण शुरू किया। प्रारंभ में जरासंध ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्ण को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास किया। जरासंध का मानना था कि यदि वह कर्ण को एक बार ऊपर उठा ले, तो वह उसे पटक कर उसकी हड्डियां चूर कर देगा। लेकिन कर्ण का शरीर अंगद के पैर की भांति भूमि से चिपक गया प्रतीत होता था। जरासंध की नसें फूलने लगी और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, परंतु कर्ण टस से मस नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध और भी भयानक होता गया। जरासंध ने अपनी विशाल भुजाओं से कर्ण की कमर को घेरकर नागपाश जैसी पकड़ बनाने की कोशिश की, ताकि उनका दम घुट सके।
कर्ण ने अपनी कोहनियों से जरासंध की पसलियों पर इतने सटीक और तीव्र प्रहार किए कि जरासंध को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ी। जब भी कोई योद्धा दूसरे को पीछे धकेलता, तो उनके पैरों के दबाव से वहां की धरती फटने लगती थी। वहां धूल का ऐसा गुबार उठा कि दर्शकों को केवल उन दोनों के प्रहारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जरासंध को आज तक किसी ने भी मल्ल युद्ध में चुनौती नहीं दी थी। वह यह देखकर चकित था कि कर्ण न केवल उसके प्रहारों को झेल रहा है, बल्कि उसकी गति और प्रहार करने की तकनीक उससे कहीं अधिक उन्नत है। कर्ण की मांसपेशियों में एक दिव्य खिंचाव था, जो जरासंध के हर प्रहार को सोख रहा था। दोनों योद्धा पसीने से तरबतर हो चुके थे। जरासंध के शरीर से निकलने वाली ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि उससे आसपास की वायु गर्म हो गई थी। कर्ण की एकाग्रता और शांत स्वभाव जरासंध के क्रोध पर भारी पड़ रहा था। युद्ध के इस चरण में जरासंध को पहली बार यह अनुभव होने लगा कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से लड़ रहा है जिसके पास अनंत धैर्य और अद्भुत शारीरिक सामर्थ्य है। आसपास खड़े राजा, जो अब तक कर्ण का उपहास कर रहे थे, अब मंत्रमुग्ध होकर इस अलौकिक युद्ध को देख रहे थे। मल्ल युद्ध के बीच जब जरासंध ने कर्ण को अपनी भुजाओं में जकड़कर पीछे की ओर झुकाने का प्रयास किया, तब कर्ण की दृष्टि जरासंध के शरीर की बनावट पर केंद्रित हुई। कर्ण ने ध्यान दिया कि जरासंध के शरीर के ठीक मध्य में, मस्तक से लेकर नाभि तक, एक बहुत ही बारीक और धुंधली रेखा दिखाई दे रही है। यह वही रेखा थी जहां राक्षसी जरा ने जरासंध के शरीर को दो टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवन दान दिया था। कर्ण समझ गए कि जरासंध की अपार शक्ति का स्रोत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों इसी रेखा में छिपे हैं। कर्ण ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने जरासंध के सीधे प्रहारों को झेलने की बजाय उसकी पकड़ से खुद को मुक्त किया और एक बिजली सी फुर्ती के साथ जरासंध के पीछे पहुंच गए। इससे पहले कि जरासंध संभल पाता, कर्ण ने अपनी वज्र के समान कठोर कोहनी से जरासंध की रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग पर भीषण प्रहार किया। जरासंध दर्द से चीख उठा। कर्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने जरासंध के दोनों कंधों को अपने हाथों से जकड़ा और अपने घुटने को जरासंध की पीठ के निचले हिस्से पर टिकाकर उसे पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कर्ण का दबाव बढ़ता गया, जरासंध के शरीर की वह पुरानी संधि अर्थात रेखा खिंचने लगी। जरासंध को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका शरीर फिर से दो भागों में विभक्त होने वाला है। उसे अपनी मृत्यु साक्षात सामने दिखाई देने लगी। उसने अनुभव किया कि कर्ण का प्रहार ठीक उसी स्थान पर हो रहा है जिसका ज्ञान केवल उसके पिता ब्रह्मदर्थ या स्वयं उसे था। कर्ण ने जरासंध को हवा में उठाया और उसे घुमाते हुए भूमि पर इतनी जोर से पटका कि वहां की मिट्टी धंस गई। इसके बाद कर्ण ने अपना पैर जरासंध की छाती पर रखा और उसकी एक भुजा को पकड़कर उसे शरीर से अलग करने की दिशा में खींचने लगे। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी राजाओं के मुख खुले के खुले रह गए। अजय जरासंध, जो बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिला देता था, आज असहाय होकर कर्ण के पैरों के नीचे पड़ा था। कर्ण ने अपनी भुजाओं की शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि जरासंध की पसलियां के चटकने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। जरासंध समझ गया कि यदि यह युद्ध इसी पल नहीं रोका गया, तो कर्ण उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने प्राण संकट में देख और कर्ण के अलौकिक शौर्य को पहचानकर अभिमानी मगध नरेश ने अपना हाथ उठाकर युद्ध विराम का संकेत दिया। कर्ण ने उसे मारा नहीं, क्योंकि वे केवल दुर्योधन का मार्ग निष्कंटक करना चाहते थे। जरासंध का वध करना
उनका उद्देश्य नहीं था। इसी क्षण जरासंध के हृदय में कर्ण के प्रति भय और सम्मान दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। कलिंग की रणभूमि में धूल का गुबार धीरे धीरे शांत हो रहा था। सभी राजा और योद्धा स्तब्ध थे। जिस जरासंध के नाम से आर्यवर्त थरथराता था, वह आज भूमि पर पड़ा था और उसकी छाती पर महाबली कर्ण का पैर था। जरासंध ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े कर्ण को देखा। कर्ण के मुख पर ना तो अहंकार था और ना ही विजय का उन्माद। वहां केवल एक वीर की शांति और तेज था। जरासंध ने अत्यंत कष्ट के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया और हाँफते हुए कहा, रुक जाओ हे वीर, बस करो। आज इस मगध नरेश ने अपनी पराजय स्वीकार की। आज तक कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र भी मुझे इस अवस्था में नहीं ला सके। तुम साधारण मानव नहीं हो सकते। कर्ण ने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना हाथ बढ़ाकर जरासंध को भूमि से उठने में सहायता की। जरासंध खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर की धूल झाड़ते हुए कर्ण को गले लगा लिया। जरासंध का अहंकार अब पूर्णतः पिघल चुका था। उसने पूरी सभा के सामने घोषणा की, सुनो आर्यवर्त के राजाओं, आज से मगध नरेश जरासंध और अंगराज कर्ण मित्र हैं। कर्ण शक्ति और बुद्धि का दुर्लभ संगम है। जरासंध इतना प्रभावित हुआ कि उसने कर्ण से कहा कि उसे अब किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। उसने उपहार स्वरूप अपने साम्राज्य के एक समृद्ध भाग, मालिनी, जिसे चंपापुरी भी कहा जाता है, का अधिकार कर्ण को सौंप दिया। उसने कहा, यह राज्य तुम्हारी वीरता का पुरस्कार है वीर। यह दृश्य देखकर दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसे न केवल कलिंग की राजकुमारी मिली, बल्कि कर्ण के कारण उसे जरासंध जैसा शक्तिशाली मित्र और रक्षक भी मिल गया। जरासंध ने दुर्योधन को वचन दिया कि भविष्य में यदि कभी भी उसे आवश्यकता पड़ी तो मगध की सेना उसके साथ खड़ी होगी। इस संधि ने आर्यवर्त की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब दुर्योधन के पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण के साथ साथ जरासंध की अजय शक्ति भी जुड़ चुकी थी। कर्ण ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जरासंध के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और इस प्रकार दो महान योद्धाओं की यह मित्रता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस घटना से पहले समाज और राजसभाओं में कर्ण को केवल एक सूतपुत्र और एक अच्छे धनुर्धर के रूप में देखा जाता था, किंतु जरासंध जैसे उस काल के सबसे शक्तिशाली सम्राट को कुश्ती में हराना कर्ण के शारीरिक सामर्थ्य की एक ऐसी घोषणा थी जिसे कोई अब नकार नहीं सकता था। इस जीत ने कर्ण को वह सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई जो केवल शस्त्रों से नहीं मिलती। अब लोग उन्हें भीम के समान बलशाली और भीष्म के समान पराक्रमी मानने लगे। दुर्योधन का आत्मविश्वास भी कर्ण के इस रूप को देखकर 10 गुना बढ़ गया। जरासंध और कर्ण की मित्रता ने हस्तिनापुर की राजनीति में भी भारी हलचल मचा दी। अब कौरवों के पास न केवल पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण थे, बल्कि उनके पास कर्ण जैसे मित्र था जिसकी पहुंच अब मगध के विशाल संसाधनों तक थी। जरासंध द्वारा कर्ण को मालिनी नगर उपहार में देना कर्ण के अपने स्वतंत्र साम्राज्य की नींव थी। कर्ण और जरासंध ने के इस प्रसंग का गहरा प्रभाव यह पड़ा कि इसने अधर्म के पक्ष को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। जरासंध की शक्ति और कर्ण का कौशल जब एक हुए तो देवलोक के देवता तक चिंतित हो उठे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध में न केवल टक्कर दी बल्कि उसे परास्त भी कर दिया, तो वे गंभीर हो गए। प्रभु जानते थे कि जरासंध का अंत केवल भीम के हाथों ही संभव है, परंतु कर्ण की इस विजय ने
एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। यदि कर्ण और जरासंध की यह मित्रता अटूट बनी रहती, तो पांडवों के लिए राजसूय यज्ञ संपन्न करना और जरासंध का वध करना असंभव हो जाता। इसी प्रभाव के कारण भविष्य में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए युद्ध की नहीं, बल्कि कूटनीति की राह चुनी और ब्राह्मण वेश में भीम व अर्जुन के साथ मगध पहुंचे, ताकि कर्ण को हस्तक्षेप का अवसर न मिले। यह घटना सिद्ध करती है कि कर्ण केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे संपूर्ण योद्धा थे जो बुद्धि, बल और कौशल तीनों में अपने युग के श्रेष्ठतम वीरों के समकक्ष खड़े थे। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।